हेलो स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन की दो क्लासेस हम देख चुके हैं। एक में कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखी थी और दूसरे में हमने रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन डिस्कस किए थे। आज इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी। पहले भी एक बार मैंने जिक्र किया था, आपको याद हो तो। देखो मैं आपको समझा दूं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी क्या कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी कहता है थर्ड पार्टी कैन नॉट शीव, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। मतलब ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में हुआ है तो कुछ गड़बड़ होने पर ए बी पे केस कर सकता है, बी ए पे कर सकता है। सी जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, स्ट्रेंजर है, क्लियर करना हो सकता है सी बी का रिलेटिव हो, भाई हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, मदर हो, फादर हो, या ए का कोई रिलेटिव हो। आपका पारिवारिक रिश्ता होगा वो अलग बात है। एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न सी इज स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब वो थर्ड पार्टी। स्ट्रेंजर का मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पार्टी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट समझो यार, अब इसमें थर्ड पार्टी का मतलब आप सही इंटरप्रेट करना। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टनर्स हैं, यानी 3 जने पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ही कितनी है? 3, क्योंकि तीनों पार्टनर्स मिलकर साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलो सर ये फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी। अरे ऐसी हरकत मत करना। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ अगर कॉन्ट्रैक्ट की 3 पार्टी है तो इनके अलावा कोई पर्सन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं थर्ड पार्टी, यानी स्ट्रेंजर। लॉ क्या कहता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो सकता। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो सकता। मुहावरा कभी आपने सुना हो। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई और करे और ये जबरदस्ती बीच में होशियार बने, ये बी पे सूट फाइल करे, देख तूने ए के साथ गलत किया, मैं केस करूंगा। भाई तेरे क्यों जबरदस्ती यूं खुजली मच रही, तेरे क्या समस्या क्या है? तेरे कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। दे विल मैनेज। हु द हेल आर यू टू इंटरफियर इन बिटवीन? तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? साइड निकल। उर्र। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी। क्लियर करना। एक लाइन है जो कहती है कि कंसिडरेशन के लिए तो स्ट्रेंजर हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। मतलब एक थर्ड पर्सन कंसिडरेशन का पेमेंट कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है। हमने पढ़ा था व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी प्रोमिस या कोई दूसरा व्यक्ति भी कंसिडरेशन मूव कर सकता है। हाँ, प्रोमिसर की डिजायर पर होगा, पर कर कोई भी सकता है। यही पढ़ा था अपन लोगों ने। तो अपन समझे इस बात में कि कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पर्सन यानी स्ट्रेंजर मूव कर सकता है, पे कर सकता है, दे सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। यानी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट पे सूट फाइल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज का अपना आपसी मामला है, बाहर वाले व्यक्ति को उसमें उंगली करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोगों का आपसी मामला है, बाहर वाले व्यक्ति को बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी का एक बहुत अच्छा केस है, मैंने नाम यहाँ पे आपको रेफर भी किया है। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड, SELFRID। केस क्या था समझे अपन। केस ये था कि कंपनी है, जैसे मान लो ए लिमिटेड, ये टायर बनाती है। एक होलसेलर है बी एंड कंपनी और एक रिटेलर है सी रिटेलर। ठीक है, 3 पार्टीज हो गए, 3 जने हो गए। यहां पे एक कंपनी टायर बनाती है, ये चाहती है कि हमारे टायर हमेशा प्रीमियम प्राइस पर बिके, मार्केट में एक रेपुटेशन रहे कि भैया ए के टायर महंगे आते हैं पर अच्छे आते हैं, वो रेपुटेशन है, हम सस्ता ना बेचें, हम कचरा ना करें हमारी वैल्यू का। तो ए लिमिटेड ने बी एन कंपनी को टायर सेल किए, मान लो सपोज 4,000 रुपये में, और जो कार्ड था उसमें रिटेल प्राइस जो लिखी हुई थी दैट वाज 6,000 लिखी हुई थी। ए लिमिटेड ने बी एन कंपनी को बोला कि देख हम तेरे को 4,000 में बेच रहे हैं, तू आगे रिटेलर को बेचेगा,
आगे रिटेलर को बेचेगा, तो रिटेलर को ये बोल के बेचेगा कि भैया जो प्राइस है 6000, उसमें कम से कम 5000 तो कस्टमर से चार्ज करना है, 5000 से नीचे नहीं बेचेगा। यानी यहां से एक बार ये 5000 हटा देता हूं मैं। कौन किसको बोल रहा है? ए बी को बोल रहा है। ए बी को क्या बोल रहा है कि भैया हम आपको टायर इस 4000 की प्राइस पर सेल कर रहे हैं, लेकिन इसका रिटेल प्राइस 5000 से नीचे नहीं होना चाहिए। रिटेल प्राइस 5000 से नीचे नहीं होना चाहिए। भाई तू 4000 का चाहे 4200 में बेच, चाहे 4500 में, चाहे 4900 में, चाहे पूरे 5000 बेच, तेरी मर्जी। बट रिटेलर जब सेल करेगा तो 5000 से नीचे रिटेल प्राइस नहीं करेगा। आप जब रिटेलर को बेचोगे, ए लिमिटेड बी कंपनी को कह रहा है कि आप जब रिटेलर को बेचोगे तो रिटेलर को ये बोलकर बेचोगे कि 5000 से नीचे नहीं बेचना है। और अगर किसी रिटेलर ने 5000 से नीचे बेचा तो उस रिटेलर पे फाइन लगेगा, मान लो 2000 रुपए का। अगर किसी रिटेलर ने 5000 से नीचे बेचा तो उस पर क्या लगेगा? फाइन लगेगा, मान लो 2000 रुपए का। ये सारी बात किस किस के बीच में हो रही है? ए और बी के बीच में। सारी बात किस किस के बीच में हो रही है? ए और बी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। ए ने बी को टायर बेचा, जो प्राइस थी वो प्राइस ली, और उस टायर बेचने में शर्त थी कि भैया आगे जब आप बेचोगे तो रिटेलर को बोलोगे 5000 से नीचे नहीं बेचना। और किसी रिटेलर ने अगर 5000 से नीचे बेचा तो हम उस रिटेलर से 2000 रुपए फाइन लेंगे। किसी रिटेलर ने 5000 से नीचे बेचा तो उस रिटेलर से हम फाइन लेंगे। बी एन कंपनी ने इसको बेचा वापस मान लो 4500 में, और बोला कि देख भैया 5000 से नीचे तेरे को नहीं बेचना है, मिनिमम प्राइस 5000 रखनी है। ए ने बी को बोला था, बी ने सी को बोल दिया ये बात। नाउ देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब प्रॉपर्टी देखो, देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स ए एंड बी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट 1, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट 2। हुआ क्या, इस सी ने ये टायर 4500 में बेच दिया, मान लो। आगे खरीद प्राइस पे बेच दिया, यानी 5000 के मिनिमम प्राइस वाला क्राइटेरियन रहेगा, 4600 में बेच दिया, 4700 में बेच दिया, व्हाट्सएवर, बट बिलो 5000 ही सोल्ड। सी रिटेलर जो था उसने बिलो 5000 सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया। ए कंपनी ने सी पर केस फाइल किया कोर्ट में। ये भी ब्रिटेन का केस है, इंग्लिश लॉ में ही केस हुआ, पर हम लोग वहीं से रिकमेंडेशन लेते हैं, हमारे रेफरेंसेस वहीं से आती है तो चलता है। ए फाइल इज सूट अगेंस्ट सी। ए ने सी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। क्या सूट फाइल किया ए ने सी के अगेंस्ट में? ए ने सी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि भैया हमारा मिनिमम प्राइस था 5000 रिटेल प्राइस, और जो रिटेल प्राइस से नीचे बेचेगा उस पर हम 2000 रुपया पेनल्टी लेंगे। कितना पेनल्टी लेंगे? 2000 रुपया। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पे द पेनल्टी। किसने किस पे सूट फाइल किया? ध्यान से समझो। ए ने सी पे सूट फाइल किया। क्या सूट फाइल किया? ए ने सी पे क्या सूट फाइल किया कि अगर तूने 5000 से नीचे बेचा है तो हम तेरे से 2000 रुपया पेनल्टी लेंगे। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, हमारे सेलिंग एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। कोर्ट में केस गया, सी ने कहा देखो सर जज साहब, ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ ये ए और बी जाने, मेरा ए से कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए को फाइन लेना, पेनल्टी लेना, जो भी लेना बी से ले। मेरे और ए के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई व्यवहार नहीं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट बी से, फिर भी ए से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो लॉ ने कहा, कोर्ट ने कहा कि यस, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट है। ए और सी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बी और सी के कॉन्ट्रैक्ट में जहां बी ने सी को बोला है कि भैया 5000 रुपए तो आप रिटेल प्राइस रखना, उसमें ए इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस ए इज स्ट्रेंजर, हेंस ए इज अ स्ट्रेंजर। और एक स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है, एक स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है। यानी ए अगर केस फाइल करना चाहे सी पे तो नहीं कर सकता है। ये प्रिविटी है। प्रिविटी का एक यहां पे भी एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल दे रखा है देखिए अपन, P who is indebted to Q, P और Q के पीछे कुछ उधारी का मामला था। सिंपल कर देता हूँ, इतना रीड करने से अच्छा समझा देता हूँ। मेरे को आपसे पैसे उधार लेने मैंने आपसे पैसे उधार ले रखे थे, तो मुझे आपको पेमेंट करना था। मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी मिस्टर एक्स को सेल करी, या चुन्नू भैया को सेल करी। हमारे चुन्नू को मैंने प्रॉपर्टी बेची। चुन्नू को मैंने कहा देखिए प्रॉपर्टी मैं तेरे को दे रहा हूँ,
तुझे बेच रहा हूं, तुझे काम करना, तेरे को इन भाई साहब को, दीदी भाई साहब जो भी सामने बैठे हों, उनको मैंने 50,000 उधार ले रखे, 50,000 का पेमेंट करना। आई आज चुन्नू टू मेक द पेमेंट ऑफ 50,000। चुन्नू को मैंने बोला भाई 50,000 का पेमेंट कर देना। चुन्नू ने आपको पेमेंट नहीं किया 50,000 का, एंड नाउ यू वांट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट चुन्नू, विल यू सक्सीड? आपको चुन्नू ने 50,000 का पेमेंट नहीं किया, आप चुन्नू के खिलाफ सूट फाइल करना चाहते हो, क्या आप सूट फाइल कर पाओगे? लॉ कहता है नहीं 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 नहीं। आप सूट फाइल क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में? मेरे और चुन्नू के बीच में। हु आर यू? यू आर स्ट्रेंजर। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या हो? स्ट्रेंजर हो, थर्ड पार्टी हो। आप सूट फाइल नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में उंगली नहीं कर सकते। हाँ, मैं चुन्नू पे सूट फाइल कर सकता हूं कि अपना एग्रीमेंट हुआ था और तूने 50,000 नहीं दिया। आई कैन फाइल ए सूट, दैट्स ओके, बट यू कांट फाइल ए सूट अगेंस्ट चुन्नू। आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ये प्रिविटी है। दो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। को थर्ड पार्टी कंसिडरेशन का पेमेंट कर सकता है। द थर्ड पार्टी कैन नॉट शू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे सूट फाइल नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन शू इट। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वही शू कर सकता है। एग्जाम्पल वो अभी अपना चुन्नू वाला जो एग्जाम्पल था वो यहाँ लिखा हुआ है PQR के नाम से। द aforesaid rule that stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract। इसे अपन क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। 7 एक्सेप्शंस नीचे हमको दे रखे हैं, जो नीचे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट में मैं बताऊं तो कल हम लोगों ने केस देखा था, रमैया मस्ता मैया, रमैया मस्ता मैया, चिन्नैया रमैया, चिन्नैया मतलब चिन्नैया रमैया वाला केस देखा था ना हमने, वो यहाँ लगेगा। केस क्या था? केस क्या था? एक लेडी ने, लेडी लिख देता हूँ मैं यहाँ, एक लेडी ने अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी दे दी सारी, ये बोलकर कि तुझे मेरे ब्रदर को कुछ मंथली अलाउंस देना है। मंथली अलाउंस कुछ पैसे देने, महीने के 5,000 रुपये देने, मान लो महीने का 5,000 देना, ₹5,000 पर मंथ। ठीक है, ऐसा कुछ हमने केस देखा था और हमने कहा था वैलिड होगा। अब अगर ये डॉटर अपने मामा को 5,000 ना दे तो क्या मामा केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, मामा जी केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला एक्सेप्शन ही यही है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि जहां एग्रीमेंट ऑफ ट्रस्ट हो, इन दोनों के बीच में विश्वास है कि नहीं, ट्रस्ट का एग्रीमेंट है कि नहीं है। भाई बेटी है, मैं तुझे 5,000 दे रहा हूं और तुझे क्या करना है, आगे अपने मामा को इतना देना है, तो ये ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। और ये कौन हो गया? बेनिफिशियरी। तो लॉ में क्या लिखा है? एक्सेप्शन का पहला पॉइंट क्या कहता है? इन केस ऑफ ट्रस्ट, इन केस ऑफ ट्रस्ट यानी जब विश्वास की बात हो, ए बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी वहां पे मामा जी, कैन एनफोर्स इज राइट अंडर द ट्रस्ट, यानी उस विश्वास के एग्रीमेंट में मामा जी अपना जो राइट है, जो अधिकार, उसको एनफोर्स कर सकते हैं। दो ही वॉज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज नहीं थे, फिर भी वो कर सकते हैं। पार्टीज तो सेटलर और ट्रस्टी था। सेटलर मतलब माता जी, ट्रस्टी मतलब बेटी जिसको प्रॉपर्टी देने से विश्वास किया गया। इन केस ऑफ ए फैमिली सेटलमेंट, अगर कोई फैमिली सेटलमेंट है, जैसे मान लो ABCD 4 भाई है, ABCD 4 भाई है, उन चारों भाइयों में सेटलमेंट हुआ, बूढ़ी माँ है उनकी एक। सेटलमेंट क्या हुआ कि माँ 3 महीने A के घर पे रहेगी, 3 महीने B के घर पे रहेगी, 3 महीने C के घर पे रहेगी, 3 महीने D के घर पे रहेगी। ये हमारे आज की भारतीय सभ्यता की सत्यता है। हम कहीं ना कहीं इस और जा रहे हैं कि माँ किसके पास कितनी रहेगी, ये भी हमें हिसाब लगाना पड़ता है। हमारे नज़रों में बोझ बनने लगी है। ये शहरों की सभ्यता, कल्चर चेंज होता जा रहा है, जो कि बहुत ही वाहियात है, बट ठीक है, इट्स फैक्ट। दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया। एक दिन मैं एक जगह बैठा था, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ही सेड कि यार हमारे देश में ये वृद्धाश्रम जैसी चीज़ क्यों बढ़ाती हो? मतलब डिस्कशन उसी का चल रहा था कि भाई कौन कितना डोनेशन दे रहा है, एक वृद्धाश्रम बन रहा था तो कौन कितना डोनेशन दे रहा है, क्या कर रहा है। तो एक ने बोला ये गधों जैसी बात है, वृद्धाश्रम हमारे देश में।
मैंने कहा उसमें क्या मतलब, समझा नहीं मैं। बोले वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा तो कहाँ जाएंगे बुजुर्ग? बोले जिसकी औलादे हैं उनके पास रहेंगे। हमारे कल्चर में वृद्धाश्रम, हमारे यहाँ भगवान से बढ़कर माँ बाप को माना जाता है। बुढ़ापे में उनका सेवा करना तो पुण्य का सबसे बड़ा काम है। आप भगवान की पूजा मत करो, आप मंदिर मत जाओ, आप कुछ मत करो, लेकिन आप माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करो। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ठीक है, हमारे देश में ऐसा होता है। और जो मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल केस ही बता रहा हूँ। ABCD के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि माँ जो है 3 महीने A के पास, 3 महीने B के पास, 3 महीने C के पास, 3 महीने D के पास, ऐसे शेयरिंग में रहेगी। एग्रीमेंट हो गया एंड दैट एग्रीमेंट वॉज इन राइटिंग, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। सेटलमेंट हुआ है, फैमिली सेटलमेंट हुआ है और वो राइटिंग में है। ठीक है, एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? ABCD के बीच में हुआ। प्रॉपर्टी सेटलमेंट सारा हो गया, सबने अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी रख ली और मम्मी 3-3 महीने रहेगी, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, उस ओरिजिनल एग्रीमेंट के अंदर मदर वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाज हैपेंड बिटवीन ABC एंड D। ABCD के बीच में हुआ था, मदर वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब B ने, A ने 3 महीने अपनी माता जी को रखा, B ने जब रखने से मना किया कि बोले नहीं मैं तो नहीं रखूंगा, तो माता जी ने B के खिलाफ सूट फाइल किया और कोर्ट ने कहा कि यस दिस इज 100% करेक्ट। अगर फैमिली सेटलमेंट हुआ है, फैमिली सेटलमेंट हुआ है और अगर वो लिखित में है, तो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लो ABCD के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट हुआ कि भैया प्रॉपर्टी B के पास रहेगी और उसके बदले में B आने वाले 5 सालों में इतना इतना पेमेंट A को कर देगा। होता है ना भाई, एक शॉप बड़ी है, अब शॉप तो एक को ही मिल पाएगी तो B को मिल गई और उसके बदले में B इतना इतना पेमेंट A को कर देगा। एग्रीमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया। अब A के बच्चे चाहें तो वो भी B के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। अब समझना, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं, यानी जो ब्रदर में हो रहा है सेटलमेंट, उनके मदर फादर, उनके बच्चे, उनकी कोई बहन हो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, सेटलमेंट की पार्टी नहीं थी, वो भी सूट फाइल कर सकते हैं। पर शर्त है, लॉ कहता है कि ये लिखित में होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु वर ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट में एनफोर्स द एग्रीमेंट। वो भी एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो यहाँ क्या है, यहाँ अपन समझने की कोशिश करें। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात को अपन ऐसे समझते हैं। एक सेठ जी थे A, सेठ जी थे सर पे यूं पगड़ी बांध के थोड़ी अजीब है पर ठीक है। और एक बेचारा गरीब आदमी था मेरे जैसे, इतना भी गरीब नहीं था, मतलब थोड़ा मेरे से कम गरीब था B। इसके एक बेटा था, थोड़ा मूर्ख टाइप, थोड़ा गधो टाइप, छोटा A। छोटा इतना होशियार नहीं था, उतना इंटेलिजेंट नहीं था, उतना टैलेंटेड नहीं था, ठीक ठाक था। और B की, भले ही गरीब था पर एक बहुत ही सुंदर सी सुकन्या थी इसके, एकदम शानदार स्मार्ट सी छोटी B। A ने B को कहा कि तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे, मैरिज कर दे। A ने B को क्या बोला कि तेरे बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। तो B ने कहा, बड़े वाले B ने कहा कि तेरा बेटा निकम्मा नालायक, अभी तक दुकान पे बैठता नहीं है, व्यापार कुछ करता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ कमा नहीं रहा है, कब बिजनेस में लगेगा, कब कमाने लगेगा, मेरी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा, मेरा बेटी का जीवन कैसे चलेगा, मैं नहीं करूं तेरे इस निकम्मे नालायक बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी। A ने कहा मेरा बेटा नहीं कमाता है, कम कमाता है, जो भी है, मैं तो बहुत कमाता हूं, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, मैं तो सेठ हूं, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, ये तो मानता है ना। B ने कहा हाँ साहब ये तो मैं मानता हूं कि आप बहुत पैसे वाले धनी व्यक्ति हो, आई एडमिट। तो बोले मैं प्रॉमिस करता हूं तेरी बेटी को 5,000 रुपया पर मंथ दूंगा, आई प्रॉमिस, मम्मी की कसम, मैं तेरी बेटी को 5,000 रुपया पर मंथ दूंगा। या बेनिफिट किसको मिल रहा है? B को। नाउ B, छोटी B को किसको बेनिफिट मिल रहा है? छोटी B को। तो छोटी B कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट A इफ A डिनाइज टू गिव 5,000 पर मंथ आफ्टर मैरिज। शादी के बाद अगर बड़े A भैया 5,000 रुपए देने से मना करे तो उनकी जो बहुरानी है, बहुरानी छोटी B कैन फाइल ए सूट, ऐसा लॉ कहता है। लॉ कहता है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स ए प्रोविजन में बी मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ए पर्सन। किसी एक पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाया जा सकता है, बनाया ना यहाँ पे बहुरानी के लिए, B के लिए। ही और शी में फाइल सूट दो ही और शी इज नॉट ए पार्टी टू द एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है फिर भी वो सूट फाइल कर सकते हैं।
इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे को फीस दोगे। मैंने कहा फीस मेरे को नहीं, ये चुन्नू भैया को दोगे, कोई मेरा स्टाफ है, मैंने कहा उसको दोगे, आप उसको पे करोगे। तो एग्रीमेंट हमारे बीच में है, बेनिफिट मुझे जो मिलना फीस वो मैंने किसी और को असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट हुआ है, तो जो असाइनी है वो आपके खिलाफ सूट फाइल करके आपसे पैसा रिकवर कर सकता है। क्लियर करना, ये बात कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए कि भैया हमारे बेनिफिट का असाइनमेंट हमने उनको किया है, स्पेसिफिकली असाइनमेंट बेनिफिट का किया जाना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, स्पेसिफिक असाइनमेंट होना चाहिए, तो असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। असाइनी कौन? चुन्नू भैया, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं पढ़ाऊंगा, फीस दोगे, मैं चुन्नू भैया को बोल रहा हूँ आई एम असाइनर, ही इज असाइनी, मैं असाइनर और वो असाइनी, चुन्नू भैया। क्लियर, जो असाइनमेंट करता है वो असाइनर और जिसको असाइनमेंट मिला है वो असाइनी, तो असाइनी कैन फाइल सूट अगेंस्ट यू टू रिकवर द अमाउंट। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल, ये बहुत सिंपल है, जैसे समझो मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, मैंने कहा 5,000 रुपये गोपाल को दे देना। गोपाल कौन? ध्यान है ना, छोटा बच्चा था, लाल चड्डी पहनता था, है ना, वो याद होगा आपको, गोलमाल। ठीक है, मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, मैंने कहा आप गोपाल को दे देना। ठीक है, आपने गोपाल को बोल दिया फोन करके, मिलके, जहां पे भी, कि भाई गोपाल ऐसा है कि तेरे 5,000 रुपये मेरे पास पड़े, तू ले लेना, तेरे 5,000 रुपये आ गए मेरे पास पड़े, तू ले लेना। यानी आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया। अब अगर आप गोपाल को 5,000 रुपये ना दो कि भाई हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट थोड़ी है गोपाल, आप अगर गोपाल को ये बोलो कि गोपाल हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट थोड़ी है, तेरे को तो 5,000 भाईती सर से लेने थे, उनसे ले, लॉ कहता नहीं, आप एक्नॉलेजमेंट दे चुके हो कि भाईती सर के 5,000 अब तू मेरे से लेना, नाउ यू हैव टू पे। आप समझना इस बात में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं गोपाल को बोलूं कि गोपाल बेटा तेरे 5,000 अब तू मेरे से नहीं, इन महाशय से लेना, ये जो सामने जो स्टूडेंट बैठा है इनसे लेना आपको, और वो आपके खिलाफ सूट फाइल करना चाहे, नहीं कर सकता। ऐसे तो मैं आपको बोलता हूं कि आपके 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 5 करोड़ रुपए मैंने मुकेश अंबानी को दिए, आप जाके ले लो, मुकेश अंबानी से जा, ले जा, निकल अभी लेके आ जा, मेरे कहने से नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटी एडमिट करता है, मैं तो कह रहा हूं कि इनसे पैसा लेना, मैं अपनी लायबिलिटी एडमिट थोड़ी कर रहा हूं। हाँ, आप अगर ये बोल दो कि जो महादेव सर से आपको 5,000 लेने थे, दैट आई विल पे, अब मैं पे करूंगा, नाउ आई विल पे फॉर दैट अमाउंट, हम उस 5,000 का पेमेंट करेंगे। इन दैट केस जो लायबिलिटी है वो आपने एडमिट किया, आपने स्वीकार किया, एंड यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे इट। आपको आप लीगली ऑब्लाइज्ड हैं, आपको पे करना पड़ेगा, आप लीगली बाउंड हैं पे करने के लिए। लीगली ऑब्लाइज सुना मतलब बाउंड होना, आप लीगली बाउंड हैं, आपको पे करना पड़ेगा। यानी एक्नॉलेजमेंट में क्या बोलता है, जब कोई व्यक्ति अपने कंडक्ट से या अपनी बातों से अपने आप को थर्ड पार्टी का एजेंट रिप्रेजेंट करता है कि भैया मैं उसकी बिहाफ पे मैं कर दूंगा, उसकी बिहाफ पे मैं दे दूंगा, भाई हम आप दोनों शॉपिंग करने के किसी दुकान पे, मैंने कहा भाई ये शर्ट अच्छा लग रहा है, ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, जीन्स अच्छी लग रही है, आप मेरे साथ ही थे, मैंने कहा पर्स भूल गया, आपने दुकानदार को बोले भैया इनका माल पैक कर दो, कोई बात नहीं देख लेंगे। आपने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि यार लोड मतलब मैं हूं, आपने अपना कंडक्ट ऐसा दिखाया है कि आप मेरे बिहाफ पे दोगे यार, तो क्योंकि आप कह रहे हो लोड मतलब मैं हूं, आपने एक्नॉलेजमेंट किया है वहां पर कि आप हो, यानी अब आप लीगली बाउंड हो, आपको पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। जबकि कपड़े किसने खरीदे, मैंने, किसकी दुकान से, उसकी दुकान से, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, दुकानदार और मेरे बीच में, शॉपकीपर एंड मी, यू आर नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो आपके खिलाफ सूट फाइल कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पे एक्नॉलेजमेंट के केस में हो सकता है थर्ड पार्टी पे सूट फाइल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्वेंट मतलब कोई एग्रीमेंट, कोई टर्म रनिंग विद द लैंड, जैसे मैं आपको जमीन बेचूं ये कहकर कि इस जमीन में ये इतना सा हिस्सा जो है ये एक पब्लिक पार्क के लिए जाएगा, डीड में क्लियर लिखा हुआ है, जो डीड होता है ना, जमीन बेचने डीड होती है, डीड में क्लियर लिखा हुआ है कि साहब इतना हिस्सा पब्लिक पार्क के लिए आपको छोड़ना है। मैंने आपको बेचा, आपने आगे किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, मान लो गोपाल को बेच दिया, यू सोल्ड इट टू द गोपाल,
आपने गोपाल को जो बेचा तो आपने गोपाल को वापस बोला कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ये इसमें इतना आपको पब्लिक पार्क छोड़ना, बाकी आप यूज कर सकते हो। आपने उसको बेच दिया। उसने पब्लिक पार्क नहीं छोड़ा, वहां पे अपना कंस्ट्रक्शन करवा लिया, उस जगह पर अपना ही बिल्डिंग बना रहा है। आई कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम। कॉन्ट्रैक्ट आपका और मेरा हुआ है, और आपका और गोपाल का हुआ है। मेरा गोपाल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपके और गोपाल के बीच में, टेक्निकली आई एम द थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पर्सन हूं, लेकिन मैं सूट फाइल कर सकता हूं। तो लॉ में ये लिखा गया है कि अगर किसी लैंड के साथ कोई कंडीशन, कोई शर्त जुड़ी हुई है, और जो बंदा परचेज कर रहा है लैंड को, उसको इस बात की नोटिस है, जानकारी है, तो जो थर्ड पार्टी है वो भी सूट फाइल कर सकती है, वो भी केस फाइल कर सकती है। जैसे मान लो मैं आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, आपने बैंक से लोन ले रखा था, मुझे इस बात की जानकारी है कि आपने बैंक से लोन ले रखा है, आप सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे और आपके बीच में हो रहा है, लेकिन बैंक मेरे से पैसे तो मांगने आएगा ना बाद में। या मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी 4 साल के लिए किसी को बोल रखा है कि लीज पे, साहब 4 साल तक इस प्लॉट पे आप अपना काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी है, और आप मुझे आज बेच रहे हो, तो एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में है, एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में हुआ। अब अगर वो बंदा रेंट ना दे तो मैं उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता हूं, या मैं उसको बोलूं कि तू खाली कर, जगह मेरी है, तो मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, साहब ये 4 साल के रेंट पे दे रखा है। दे तो आपने रखा था, हालांकि मैंने नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी जो उस जमीन के साथ जुड़ी हुई कंडीशंस होगी वो बायर को भी माननी पड़ेगी। सेलर का सक्सेसर या कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ सेलर का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका था, वो सूट फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्स इनटू थ्रू बाय एन एजेंट। एजेंट समझते हैं अपन, प्रिंसिपल एजेंट। एक वैसे आपके तो सिलेबस में नहीं है, एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप इंटर में आओगे तब आप पढ़ोगे। प्रिंसिपल और एजेंट के एग्रीमेंट का मतलब है कि प्रिंसिपल इसको कुछ काम बता रहा है, ये बंदा अपने एजेंट को कुछ काम बोल रहा है कि तेरे को ये काम करना, और इस काम को करने के लिए तेरा ये लायबिलिटी है या तेरा ये राइट्स है। जैसे मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, पर मैं मान लो गोपाल को बोल रहा हूँ कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेल दिस प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है। सिंपल है, मैंने गोपाल को बोला कि तुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। गोपाल ने एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर एक्स से रिगार्डिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। गोपाल ने एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर एक्स से रिगार्डिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है साहब। एग्रीमेंट होने के बाद मिस्टर एक्स पीछे मूव हो गया कि नहीं मैं तो अब नहीं खरीद रहा हूं। एग्रीमेंट हो गया जमीन को सेल परचेज करने का सारा, मेरी प्रॉपर्टी बिकवानी है, मैंने एजेंट को अपॉइंट कर रखा, भैया गोपाल तेरे को संभालना है, तेरे को बात करनी, तेरे को डन करना है, और मिस्टर एक्स बाद में पीछे हट जाए तो आई कैन फाइल ए सूट। ऐसा माना जाता है प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में, जब कोई व्यक्ति अपना एजेंट किसी को अपॉइंट करता है कि तुम मेरे बिहाफ पर काम करेगा, तो ऐसा माना जाता है कि उस एजेंट के द्वारा अच्छा काम किया गया तो बेनिफिट भी प्रिंसिपल को, गलत काम किया गया तो जूते भी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। एजेंट अपने बिहाफ पे आप किसी को अपॉइंट करो कि मेरे बिहाफ पे एक्ट करेगा, मेरी जगह पर ये काम करेगा, तो वो एजेंट हो गया आपका। एजेंट अच्छा काम करेगा तो फायदा भी आपको, बुरा काम करेगा तो नुकसान भी आपको। एजेंट ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें जो राइट्स मिल रहे हैं वो भी आपके, और जो ड्यूटीज है वो भी आपकी है। यानी अगर गोपाल ने मिस्टर एक्स से एग्रीमेंट कर लिया प्रॉपर्टी बेचने का, और फिर आप जाके बोलोगे अरे गोपाल तूने तो बहुत सस्ते में बेच दी यार, नहीं अपने इतने सस्ते में नहीं बेचनी है। नहीं करने से कुछ नहीं होगा। गोपाल के द्वारा किया गया हाँ माना जाएगा कि आपने हाँ किया, नाउ यू आर बाउंड बाय इट, यू हैव टू सेल इट। एट द सेम टाइम एक्स अगर पीछे हटता है नहीं मेरे नहीं खरीदी, तो यू कैन फाइल ए सूट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? एजेंट एंड थर्ड पार्टी। एजेंट एंड थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? एजेंट एंड थर्ड पार्टी। आप क्या हो? प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल सूट फाइल कर सकता है थर्ड पार्टी पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो प्रिंसिपल इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट और जो परचेजर है यहाँ पर, थर्ड पार्टी जिसको हम बोल रहे हैं, परचेजर बोल रहे हैं, उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के व्यू पॉइंट से बात करें तो प्रिंसिपल इज आउट ऑफ द बॉक्स, बाहर है साहब, वो थर्ड पार्टी है, प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिर भी वो प्रिंसिपल सूट फाइल कर सकता है उस थर्ड पार्टी पर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको इसमें डिस्कस करना है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा कंसिडरेशन समाप्त हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंसिडरेशन खत्म हो जाएगा। अभी तो इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।